हेलो दोस्तों, मेरा नाम है देवेंद्र। आज हम वीडियो में डेवलपमेंट चैप्टर इकोनॉमिक्स क्लास 10 चैप्टर 1 पूरा अच्छे से वन शॉट वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। वीडियो को बस एंड तक देखना है आपको, बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। और इस वीडियो में हम रिवीजन करेंगे एक तरह का कि एक बार तो चैप्टर आपने पढ़ा हुआ होना चाहिए। ठीक है। अगर आपने एक बार चैप्टर पढ़ा हुआ है तो आप ये वीडियो देख रहे हो, तो ये वीडियो फिर आपके लिए बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि हम लाइन बाय लाइन हम रीड नहीं करेंगे। लेकिन मैं आपको एनसीईआरटी के ही एनसीईआरटी से ही पढ़ा हुआ, बट एनसीईआरटी की एक एक लाइन रीड नहीं करेंगे, चैप्टर को समझना है। चैप्टर को अगर हमने समझ लिया तो आप कोई भी क्वेश्चन कर लोगे। ठीक है, तो चैप्टर को समझने में ध्यान देना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो सबसे पहला आपका पेज है, आप ध्यान से देखोगे तो बुक में भी आपका सबसे पहला पेज यही है ना। तो देखो क्या लिखा हुआ है इसमें। आप इस पूरा पूरा हो गया तो स्टार्टिंग में देखो ये कह रहा है डेवलपमेंट का मीनिंग सब समझ आ रहा है आपको। डेवलपमेंट होता क्या है? होता क्या है कि डेवलपमेंट का मतलब विकास। जो भी आप फ्यूचर में कुछ करना चाहते हो, जैसे कि आप कोई चाहता है कि मुझे मेरे पे कार होनी चाहिए, मेरे पे तो बंगला होना चाहिए। हर एक बंदा चाहता है कि मुझे मुझे कुछ ना कुछ फ्यूचर में कुछ करना है ना। ऐसे ही आप कंट्री के हिसाब से भी कुछ ना कुछ कहते हो कि भाई मुझे कंट्री में डेवलपमेंट चाहिए। अब डेवलपमेंट का मतलब क्या? किसी के लिए डेवलपमेंट का मतलब हो सकता है कि कंट्री में मुझे डेवलपमेंट का मतलब ये है कि भाई जब इक्वालिटी हो जाएगी, मतलब कोई जेंडर के हिसाब से भेदभाव ना हो, और ब्रिजेस बनने चाहिए, अच्छे खासा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से वो डेवलपमेंट का मतलब वो है। तो होता क्या है कि हम चाहते हैं कि डेवलपमेंट हो, बट डेवलपमेंट डिफाइन कैसे करें? डेवलपमेंट का मतलब जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि कोई चाहता है कि हमारी लाइफ कैसे बेटर हो सकती है। कोई चाहता है कि हम एक साथ रहे, कोई चाहता है कि इक्वालिटी ज्यादा हो। तो डेवलपमेंट मीन्स थिंकिंग अबाउट दीज क्वेश्चंस एंड अबाउट द वेज कि उसको गोल को अचीव कैसे करेंगे। सबसे पहले आप गोल सेट करते हो कि मुझे ये चीज करनी है, फिर वो गोल को अचीव करने के लिए फिर आप काम करते हो, फिर डेवलपमेंट होती है। तो डेवलपमेंट करने के लिए पहले आपको डेवलपमेंटल गोल बनाने पड़ती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बनाना पड़ता है? डेवलपमेंटल गोल्स। डेवलपमेंट करने के लिए कोई गोल्स बनाना पड़ता है, जैसे कि मुझे भैया फ्यूचर में कुछ अचीव करनी है, कि मुझे अच्छी जॉब चाहिए, मुझे अच्छी सैलरी चाहिए, कंट्री के अंदर इक्वालिटी होनी चाहिए, कंट्री के अंदर मुझे फ्रीडम मिलनी चाहिए। ये आपके गोल है। फिर उस गोल को अचीव करोगे आप, फिर डेवलपमेंट होगी। ठीक है, तो ये डेवलपमेंट होती है। जैसे कि आप आपके अगले पेज पे आपकी ये भी है कि अब डिफरेंट पर्सन के लिए डिफरेंट डेवलपमेंट गोल होते हैं। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हर एक पर्सन के लिए अलग अलग गोल होता है। अब जैसे कि सबसे पहले लिखा हुआ है लैंडलेस एक रूरल लेबर है। अब एक लैंडलेस एक रूरल लेबरर है जिसके पास कोई लैंड नहीं है, उसके लिए डेवलपमेंट का गोल क्या होगा? उसके लिए तो भाई ये होगा कि मुझे अच्छा खासा कोई काम ही मिल जाए, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि लैंड 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 तो है नहीं उसके पास। तो कैसे कमा रहा है? बहुत, वो तो कैजुअल लेबरर होगा, किसी के साथ काम कर रहा होगा। तो वो चाहता है कि भैया मुझे अच्छी खासी वेजेस मिल जाए, यही बहुत बड़ी बात है। मेरा कोई मेरे को मेरे बच्चों को अच्छी स्कूल में एडमिशन मिल जाए, अच्छी एजुकेशन मिल जाए, यही बहुत बड़ी बात है उसके लिए। तो मेरे लिए कोई भेदभाव ना हो, मैं भी लीडर बनूं विलेज में। समझिए, ऐसे ही कोई प्रोस्परस फार्मर है, उसके लिए अलग गोल है। वो क्या चाहता होगा कि मुझे अच्छी खासी और इनकम मिले, हाई फैमिली इनकम, मेरी क्रॉप ज्यादा दाम पे बिके। समझ गए? मैं एक अच्छे चीप लेबरर से काम करवा के ज्यादा पैसा कमा लूं। तो हर एक के लिए अलग अलग गोल है। ऐसे ही आप खुद से अब लिख सकते हो ये सब चीजें, कि भैया अगर एक फार्मर है जो खाली रेन पे डिपेंड है, कि जब बारिश होगी तो ही फसल ग्रो होगी, तो उसके लिए गोल क्या होगा? उसके लिए गोल होगा कि भाई मुझे बेटर इरिगेशन मिल जाए, यानी कि अच्छा खासा पानी का मुझे सिस्टम मिल जाए, पानी अपने आप आता रहे। उसके लिए बहुत बड़ी बात है। एक रूरल वुमेन है जिसके पास लैंड है, वो क्या चाहती होगी? कि मैं लैंड से ज्यादा पैसा कमाऊं, लैंड से मेरी इनकम ज्यादा आ जाए, वो चाहती होगी। अर्बन अनएम्प्लॉयड यूथ है, वो क्या चाहता होगा? बेरोजगार हूं मैं क्या चाहता होगा? कि भाई मुझे अच्छी जॉब मिले, परमानेंट जॉब मिले, मुझे एक घर मिले रहने के लिए। समझ गए? इस तरीके से सबके लिए अलग अलग डेवलपमेंटल गोल होते हैं।
एक अमीर फैमिली से कोई बॉय है, वो चाहता होगा कि भाई मुझे, मैं बाहर स्टडी करूं, मैं बाहर अब्रॉड में स्टडी करूं, मेरे पास मर्सिडीज गाड़ी हो, मेरे पास ये गाड़ी हो, मेरे पास वो गाड़ी हो। देखो, कोई अगर एक गर्ल है जो रिच फैमिली से है, वो क्या चाहती है कि मुझे भी फ्रीडम मिले अपने भाई जैसी, मैं भी कुछ अब अब्रॉड में स्टडी कर पाऊँ। हर एक के लिए अलग अलग गोल है। आदिवासी चाहता है कि मेरे बच्चे पढ़ जाए, बहुत बड़ी बात है। मेरे तो भैया कोई आदिवासी चाहता है कि मुझे एजुकेशन मिल जाए मेरे चिल्ड्रन को, यही बहुत बड़ी बात है। हर एक के लिए अलग गोल है, समझ गए। लेकिन कई बार क्या होता है कि कुछ डेवलपमेंटल गोल किसी के लिए कन्फ्लिक्टिंग होते हैं। मतलब क्या है कन्फ्लिक्टिंग? झगड़े। किसी के लिए गोल किसी के लिए नुकसान हो सकता है। कैसे? ध्यान से देखो, देखो क्या लिखा हुआ है। मान लो आप चाहते हो कि ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी आए, मेरे गांव में ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी आए। तो इंडस्ट्रियलिस्ट क्या चाहते हैं? ज्यादा डैम्स खुले, डैम्स, क्योंकि डैम्स से ही इलेक्ट्रिसिटी बनेगी। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, कि भाई जहां पर पानी आ रहा है वहां पर आपने क्या करा, डैम, डैम वहां बना दिया, पानी रोका हुआ है, वहां पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है। बट उस डैम को बनाने के चक्कर में वहां पर जो लोग रह रहे थे उस लैंड के पास, जहां पर आपका पानी है, जहां पर डैम बना रहे हो, वो जो लोग रह रहे थे आसपास बड़े सारे, उनको अपनी जिंदगी दांव पे लगानी पड़ेगी। लिखा हो ना, दिस में सबमर्ज द लैंड एंड डिस्टर्ब द लिविंग ऑफ पीपल हु आर डिस्प्लेस सच एज ट्राइबल्स। अब जब आप डैम बना रहे हो तो आसपास जो लोग रह रहे थे उस डैम, उस पानी के पास, उनको वहां से अपना घर, अपनी बस्ती खाली करनी पड़ेगी। आदिवासी लोग हो सकते हैं, वो छोटे छोटे लोग हो सकते हैं, उनकी जिंदगी खराब हो जाएगी। तो एक तरफ आप चाहते हो विकास, कि भैया इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा बनाने के लिए चलो भाई डैम्स खोलते हैं, बट डैम को बनाने के चक्कर में जो आपकी जिंदगी है, जो लोगों की वहां पर, जो उसके आसपास रह रहे हो, उनकी जिंदगी खराब हो रही है। तो ये भी एक कन्फ्लिक्टिंग नेचर के गोल हो सकते हैं कई बार। तो लिखा हुआ है डिफरेंट पर्सन हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल, बट व्हाट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन, किसी के लिए जो डेवलपमेंट होता है मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर अदर्स। आपके लिए डेवलपमेंट हो सकता है कि भैया मेरी इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा बनेगी यहाँ से, बट वो डेवलपमेंट जो वहां के लोग हैं, आदिवासी लोग, उनके लिए वो डेवलपमेंट नहीं है। वो चाहते हैं कि भैया मुझे रहने को ही अच्छा खासा मिल जाए, आप तो मेरे को, आपने तो मुझे यहीं से भगा दिया, मैं रहूँ कहाँ? तो किसी के लिए डेवलपमेंट गोल किसी के लिए डेवलपमेंट गोल नहीं होता, समझ गए। मान लो गवर्नमेंट तो चाहती है कि भैया गवर्नमेंट के, कई बार आपको लगता है ना, गवर्नमेंट अपने हिसाब से सब कुछ सही चल रही है, लेकिन आपके लिए वो गलत हो रहा है। गवर्नमेंट के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर आते हैं, क्यों? क्योंकि कई बार क्या होता है कि उस गवर्नमेंट के लिए डेवलपमेंटल गोल आम जनता के लिए कई बार गोल वो डेवलपमेंट गोल नहीं होता, आम जनता को नुकसान पहुंच रहा होता है, समझ गए। लेकिन अब डेवलपमेंटल गोल के साथ कुछ एक और चीज समझनी है, वो है इनकम और अदर गोल। ज्यादातर हमारा डेवलपमेंटल गोल होता है मनी से रिलेटेड, कि मैं इतना पैसा कमाऊं, पैसे से रिलेटेड ज्यादा होता है, ठीक है ना। हम चाहते हैं कि मुझे ज्यादा पैसा मिले, ज्यादा वेजेस मिले। फार्मर चाहता है कि मेरी क्रॉप ज्यादा बिके तो पैसा ज्यादा आएगा। पैसे वाला गोल होता है ज्यादातर, हर एक के लिए ज्यादा डेवलपमेंट गोल होता है पैसों वाला। पैसा है कि रेगुलर यूथ चाहता है कि ज्यादा पैसा आए, फार्मर चाहता है कि क्रॉप ज्यादा बिके, ज्यादा पैसा आए। हर एक बंदा क्या चाहते है? ज्यादा पैसा आए। लेकिन पैसों के अलावा भी आप बहुत सारी चीजें चाहते हो, क्या क्या? इक्वल ट्रीटमेंट चाहते हो आप। मान लो पैसा तो बहुत है, बट आपके कोई, आपको इक्वल ट्रीट नहीं करा जा रहा, आप समाज में अलग हो, आपको लोग रेस्पेक्ट नहीं कर रहे, तो कोई फिर फायदा नहीं है। इक्वल ट्रीट नहीं करा जा रहा, फ्रीडम नहीं आपके पास, आपको रेस्ट्रिक्शन करी गई है कि भाई आप घर से बाहर नहीं निकल सकते, आपको बुर्का पा के निकलना है, गलत हो जाएगा ना। आपको सिक्योरिटी चाहिए, आप चाहते हो कि मुझे जॉब ऐसी मिले कि कोई निकाल ना सके, ये चाहते हो आप। रेस्पेक्ट मिले, लोग भाई मुझे रेस्पेक्ट करें, इनकम के अलावा ये चीजें चाहते हो आप, समझ गए। तो मनी, कह रहा है कि मनी से आप खरीद तो सकते हो, लेकिन इसके अलावा बहुत सारी नॉन मेटीरियल चीजें भी होती है जिसके ऊपर आपकी लाइफ डिपेंड होती है, ठीक है ना। तो आप अच्छी फ्रेंडशिप चाहते हो, क्योंकि अगर आप जॉब कर रहे हो वहां पर दोस्त नहीं है,
तो दिक्कत हो जाएगी, आप जॉब ज्यादा देर नहीं कर सकते, टॉक्सिक इन्वायरमेंट है वहां पर, झगड़े हो रहे हैं, आप जॉब नहीं कर सकते। समझ गए? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कह रहा है कि जैसे कि एग्जाम्पल दे रखे है, मान लो एक जॉब मिल गई आपको बहुत बढ़िया, लेकिन वो शहर के दूर है बहुत, ठीक है? तो इनकम के अलावा आप क्या देखोगे वहां पर, कि भैया वहां पर क्या वर्किंग एटमॉस्फेयर अच्छा है, क्या वहां पर काम अच्छे से हो पा रहा है, वहां पर इन्वायरमेंट अच्छा है, क्या मुझे मजा आएगा वहां पर काम करने में, क्या मुझे वहां पर नई चीज सीखने का मौका मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और एक जॉब है जो कि बहुत अच्छी हाई पेइंग जॉब है, बट वहां पर आपको जॉब सिक्योरिटी नहीं मिल रही, तो ऑब्वियसली बात है कि आप वहां पर उस जॉब को ज्वाइन नहीं करोगे, आपको फ्रीडम नहीं मिल रहा वहां पर, आप जॉब को ज्वाइन। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि देखो लिखा हुआ है आपके सामने, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ये आपकी बुक में ही लिखा हुआ है ना। तो क्या लिखा हुआ है ये देखो, सिमिलरली डेवलपमेंट पीपल लुक एट मिक्स ऑफ गोल्स। तो डेवलपमेंट के लिए हम लोग मिक्स ऑफ गोल चुनते हैं, यानी कि मटेरियल गोल भी होता है, पैसा कमाने वाला भी होता है, और नॉन मटेरियल भी चाहते हो। तो आप चाहते हो कि मुझे डिग्निटी भी मिले, मुझे पैसा भी कमाऊं, लेकिन मेरी रेस्पेक्ट भी हो, मुझे फ्रीडम भी मिले। एक वुमेन चाहती है कि भैया मुझे सेफ और सिक्योर वर्किंग एनवायरनमेंट मिले, बहुत इंपॉर्टेंट है ना? एक वुमेन जो हाउस वर्क भी संभाल रही है और जो बाहर भी काम कर रही है, उसकी ज्यादा रिस्पेक्ट होती है। तो वुमेन चाहती है कि मैं काम भी करूं क्योंकि मेरी रिस्पेक्ट होगी, और मुझे घर में इज्जत भी मिले, मेरे को सिक्योरिटी भी मिले, मैं सेफ इन्वायरमेंट में मुझे मिले। समझ गए? तो आप डेवलपमेंट गोल सिर्फ पैसा से लिंक चाहते हो, आप बहुत सारी और भी चीज चाहते हो। समझ में आ गई डेवलपमेंट का मीनिंग क्या है? डेवलपमेंट का सिर्फ पैसों से रिलेटेड नहीं होता, बाकी चीजें भी आप चाहते हो। और ये भी हमने समझ लिया कि डेवलपमेंट हर एक के लिए अलग अलग होती है, अलग अलग गोल होते हैं सबके, और एक डेवलपमेंट, किसी का डेवलपमेंट किसी के लिए नुकसान ही हो सकता है। अब बात करते हैं नेशनल डेवलपमेंट की। देश की डेवलपमेंट का मतलब क्या है, देश की डेवलपमेंट अब क्या होती है? अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि डिफरेंट पर्सन का डिफरेंट डेवलपमेंट होती है, ऐसे ही देश की डेवलपमेंट का भी व्यूज अलग अलग हो सकता है। किसी के लिए कंट्री का डेवलपमेंट हो सकता है कि भैया मुझे गरीबी मिटानी है, गरीबी, कोई गरीब नहीं होना चाहिए। किसी के लिए हो सकता है कि भैया कंट्री की जीडीपी आगे बढ़े, किसी के लिए हो सकता है कि कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बढ़िया हो। तो हर एक के लिए अलग अलग डेवलपमेंट गोल होते हैं। समझ गए? अब आप ध्यान से देखोगे, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है किसी भी कंट्री को डेवलपमेंट, किसी कंट्री के अंदर डेवलपमेंट है या नहीं। फॉर एग्जांपल ए कंट्री है और बी कंट्री है, तो ये डिसाइड करना कि कौन सी डेवलप्ड है, ये डिसाइड करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है वो होता है हमारा पर कैपिटा इनकम का। पर कैपिटा इनकम का क्राइटेरिया होता है, जिसको हम एवरेज इनकम भी बोलते हैं। ठीक है? और ये कैसे निकलता है कि हम पूरे कंट्री की इनकम, टोटल इनकम हम ऊपर लिख दे, कि टोटल इनकम सारी निकाल ले कि देश के लोगों ने कितना पैसा कमाया टोटल, और डिवाइड कर दो देश की जनता कितनी है, टोटल पॉपुलेशन। तो आपको समझ में आ जाएगा कि प्रति व्यक्ति की आय कितनी है, प्रति व्यक्ति कितना पैसा कमा रहा है। तो एवरेज इनकम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। समझ गए? तो एवरेज इनकम इज कॉल्ड पर कैपिटा इनकम। कैसे निकलती है? टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। अब आप देखो वर्ल्ड डेवलपमेंटल रिपोर्ट जो वर्ल्ड बैंक देता है, उसमें कुछ क्राइटेरिया बता रखा है एवरेज इनकम के आधार पे आप कैसे डिसाइड करोगे कि कोई कंट्री डेवलप है या नहीं है। देखो ध्यान से, उन्होंने कह रखा है, वर्ल्ड बैंक ने कह रखा है कि अगर $49,300 अगर पर कैपिटा इनकम किसी कंट्री की है, 2019 में बता रखा था ये, तो उसे हाई इनकम या रिच कंट्री बोला जाएगा। यानी कि किसी की इनकम $, के हिसाब से 49,300 है पर एनम, उसकी एवरेज इनकम है अगर, तो वो कंट्री रिच है, रिच कंट्री मानी जाएगी। और अगर किसी की पर कैपिटा इनकम $, $2,500 या उससे कम है, $2500 या उससे कम है, तो वो लो इनकम कंट्री माना जाएगा। क्या माना जाएगा? लो इनकम, मिडल नहीं, सॉरी, लो इनकम, यानी कि गरीब कंट्री माना जाएगा। किसी की इनकम अगर 2500 या 2500 से कम है, एवरेज इनकम। और
इंडिया जो है वो लो मिडिल इनकम कंट्री में आता है, यानी कि बहुत गरीब भी नहीं है हम, बहुत अमीर भी नहीं है हम, क्योंकि पर कैपिटा इनकम हमारी जो है वो जस्ट $6,700 पर एनम है। तो $6,700 पर एनम में हिसाब से हमारी कंट्री लो इनकम भी नहीं है पूरी, लो मिडिल इनकम ग्रुप में आता है। क्यों से आती है लो मिडिल इनकम, समझ गए? तो रिच कंट्री में, कंट्री अगर मिडिल ईस्ट की हटा दो, बहुत से स्मॉलर कंट्री हटा दो, तो बाकी सब क्या हो जाएगी, डेवलप्ड कंट्री ही मानी जाती है। ठीक है? तो रिच कंट्रीज एक्सक्लूडिंग, रिच कंट्री में अगर मिडल ईस्ट वाली कंट्री और जो स्मॉलर कंट्री है, छोटी छोटी कंट्री हटा दो, तो बाकी सब कंट्री डेवलप कंट्री मानी जाएगी। तो डेवलप कंट्री किसे कहेंगे, जिसकी इनकम वर्ल्ड बैंक के हिसाब से $49,300 से ज्यादा है या उतनी है, तो वो कंट्री डेवलप है। लेकिन एवरेज इनकम की कुछ खामी है। तो आप ध्यान से देखो, ये एग्जांपल आपके बुक में भी है। फॉर एग्जांपल एक कंट्री है और कंट्री बी है, वहां पर मान लो 5 ही लोग रहते हैं पूरे देश में, मान लेते हैं सिर्फ 5 लोग रहते हैं। अगर आप ध्यान से देखो, कंट्री ए की ये कुछ इनकम है, उन 5 लोगों ने पैसे कमाए। तो देखो, ए ने कमाए, पहले वाले ने 9,500 कमाए, दूसरे वाले ने 10,500 कमाए, तीसरे वाले ने 9,800 कमाए, चौथे वाले ने 10,000 कमाए, और पांचवें ने 10,200 कमाए। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इनका आप एवरेज निकालोगे तो कितना आता है, 10 और 8 18, 18 और 2 20, 9 और 9 18, 18 और 2 20, और 1 2 3 2 5, यानी कि 50,000 रुपये। 50,000 रुपये टोटल इनकम आ गई। 5 से डिवाइड करूंगा तो इनकी जो एवरेज इनकम आएगी वो 10,000 रुपये आएगी। ठीक है? और आप इनकी भी एवरेज इनकम देखो, कंट्री बी के जब निकालोगे उसकी भी 10,000 रुपये आ रही है। अगर किसी दो कंट्री की एवरेज इनकम बराबर आ जाए, तो फिर हम कैसे डिसाइड करें कि वो कंट्री डेवलप है या नहीं है? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, कि किसी कंट्री की अगर दो एवरेज इनकम बराबर आ जाए, तो आप क्या करोगे, आपको ये चेक करना पड़ेगा कि भाई क्या उसमें कोई ऐसा तो नहीं है कि एक ही बंदा बहुत ज्यादा पैसा कमा रहा है। मतलब अगर आप ध्यान से देखोगे तो कंट्री ए में लगभग सभी लोग एक जैसा ही पैसा कमा रहे हैं, यानी कि वहां पर इसे बोलते हैं इनकम इनइक्वालिटी, कि वहां पर इनकम इनइक्वालिटी नहीं है। इनकम इनइक्वालिटी का मतलब सबकी लगभग इनकम बराबर है, इनइक्वालिटी नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई एक बंदा बहुत अमीर है और बहुत गरीब है, ऐसा नहीं है। गरीब और अमीर नहीं है, मतलब वहां पर नो रिच, इनकम इनइक्वालिटी अगर नहीं होती किसी कंट्री में, तो इसका मतलब है कि वहां पर कोई गरीब नहीं है, नो रिच एंड नो पुअर, ना तो वहां बंदा गरीब है ना अमीर है। ठीक है? लेकिन अगर आप ध्यान से देखो कंट्री बी में, तो उसमें सिर्फ पांचवा बंदे ने $48,000 कमा रहा है, बाकी सब सिर्फ 500 500 रुपये कमा रहे हैं, यानी कि वहां एक बंदा बहुत बहुत अमीर है, बाकी सब गरीब है। तो कंट्री ए डेवलप मानूंगा मैं ज्यादा कंट्री बी से, अगर आप ध्यान से देखोगे तो पूरा वही लिखा हुआ है देखो, कंट्री बी आर पुअर एंड द वन, क्योंकि कंट्री बी में सारे लोग गरीब है, बस एक ही बंदा है बहुत अमीर वाला। तो एवरेज इनकम जो है वो यूजफुल होता है कंपैरिजन में, बट इट डज नॉट टेल हाउ दिस इनकम इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पीपल। तो एवरेज इनकम की सबसे बड़ी लिमिटेशन ये है कि एवरेज इनकम आपको ये तो बता देगा कि भाई कंपेयर कर देंगे कि कौन सी कंट्री ज्यादा पैसा कमा रही है एवरेज के आधार पे, लेकिन आप ये नहीं बता सकते कि कंट्री अमीर है या गरीब है। क्यों? क्योंकि इनकम इनक्वालिटी नहीं बता सकते आप, क्योंकि एवरेज इनकम हो सकता है बराबर आ जाए, बट उसके अंदर कौन ज्यादा पैसा कमा रहा है या कौन कम कमा रहा है ये नहीं बता सकते आप। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द लिमिटेशंस ऑफ एवरेज इनकम। आपको समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं। इनकम के अलावा और क्या क्राइटेरिया होते हैं किसी कंट्री को अंदर देखने के लिए कि वो डेवलपमेंट है या उसके अंदर नहीं है? हमने पहले डेवलपमेंट का मीनिंग समझ लिया, डेवलपमेंट होती क्या है, कि भाई इनकम के आधार पे हो सकती है, लेकिन अदर गोल भी बनाने पड़ते हैं। फिर हमने नेशनल डेवलपमेंट देखा कि नेशनल डेवलपमेंट सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है एवरेज इनकम, लेकिन एवरेज इनकम की मैंने लिमिटेशन देखी है। तो उसके अलावा फिर और क्या क्राइटेरिया हो सकते हैं एवरेज इनकम अगर मुझे मान लो पता है, लेकिन उसके आधार पे और क्या क्राइटेरिया हो सकते हैं, क्योंकि एवरेज इनकम की तो कमी है। लेकिन आप एवरेज इनकम के आधार पे आप देखोगे तो देखो, हमारे देश के अंदर स्टेट है कुछ, हरियाणा, केरला, बिहार,
सबसे ज्यादा एवरेज इनकम आपको हरियाणा की दिखेगी, बहुत बढ़िया है एवरेज इनकम। और सबसे कम आपको एवरेज इनकम बिहार की दिखेगी, सबसे कम। तो एवरेज इनकम के आधार पे आप देख सकते हो कि कौन सी स्टेट अच्छी है, अच्छे खासा पैसा कमा रही है। ठीक है। तो दिस इज वेरी वेरी, बट इनकम के अलावा मैंने क्या बताया, एवरेज इनकम से आप पूरी तरह से नहीं दे सकते कि मान लो उसमें सिक्योरिटी मिल रही है कि नहीं मिल रही लोगों को, रिस्पेक्ट मिल रही है कि नहीं मिल रही लोगों को, इक्वल ट्रीटमेंट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, फ्रीडम मिल रही है कि नहीं मिल रही। क्या आप ये दे सकते हो? नहीं दे सकते। तो आपको कुछ और भी क्राइटेरिया बनाने पड़ेंगे जिससे आप देख सको कि कोई कंट्री डेवलपमेंट उसके अंदर है या नहीं है। तो अब देखो, ये कुछ क्राइटेरिया है हमारे सामने कि इस स्टेट को हमने अभी देखा, हरियाणा, केरला, बिहार को सिर्फ अगर पर कैपिटा इनकम के आधार पे अगर आप देखोगे, कंपैरिजन करोगे, तो आपको लगेगा कि हरियाणा सबसे टॉप पे है, सबसे बेहतर हरियाणा है ना। लेकिन अब आप देखो इस टेबल को ध्यान से देखो, इसमें हमने कुछ 3 क्राइटेरिया बना दिए, एवरेज इनकम को छोड़ के 3 क्राइटेरिया बना दिए। अब उसके आधार पे देखना, एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला होता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मतलब कि नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट डाई बिफोर द एज ऑफ 1 ईयर। 1 साल से कम उम्र के बच्चे पैदा होने के साथ कितने मर गए, एज अ प्रोपोर्शन ऑफ 1000 पर लिव चिल्ड्रन बोर्न इन दैट पर्टिकुलर ईयर, कि उसमें से 1000 में से कितने लोग मर गए, वो निकालना है। यानी कि नंबर ऑफ चिल्ड्रन डाई, नंबर ऑफ चिल्ड्रन डाई अगर मैं ऊपर लिखूं और डिवाइड कर दूं, ठीक है, डिवाइड कर दूं टोटल पॉपुलेशन, सॉरी टोटल पॉपुलेशन नहीं, कि टोटल चिल्ड्रन जो बर्थ हुआ था उनका, टोटल चिल्ड्रंस बर्थ ड्यूरिंग दैट पीरियड, और मल्टीप्लाई 1000 से कर दोगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि 1 साल के अंदर 1000 में से कितने लोगों की डेथ हुई जिनकी उम्र 1 साल से कम थी। ठीक है। तो ये आप देखोगे तो हरियाणा में 30 आ रहा है, और केरला में देखोगे तो 7 आ रहा है, बिहार में देखोगे 32 आ रहा है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे इसमें, इसके आधार पे, तो आप इसके आधार पे देखोगे तो सबसे बढ़िया स्टेट आपको कौन सी लगेगी? केरला लगेगी। क्योंकि देखो, वैसे तो केरला की देखो पर कैपिटा इनकम कम आ रही थी, बट फिर भी आप देखोगे तो केरला में सबसे बेहतरीन इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है। जितना कम होगा उतना फायदा है, क्योंकि वहां पर अच्छी खासी फैसिलिटीज मिलती है, गवर्नमेंट अच्छी खासी फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। अगला है लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट क्या होता है? प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन इन द 7 एंड अबव एज ग्रुप। हम ये मानते हैं कि जो 7 साल या 7 साल से ऊपर लोग हैं वो लिटरेट होते हैं। लिटरेट का मतलब हु कैन रीड एंड राइट, जो पढ़ सकता है और जो लिख सकता है वो लिटरेट है। तो बेसिकली लिटरेट आप देखोगे तो सबसे बढ़िया लिटरेसी रेट भी केरला में ही आ रहा है, 94% लोग पढ़े लिखे हैं। हरियाणा में 82 है, सबसे कम 62% बिहार में। ऐसे ही सबसे ज्यादा डेथ भी बिहार में ही हो रही है। ऑल्दो पर कैपिटा इनकम के आधार पर तो हरियाणा टॉप पे आ रहा था, बट फिर भी केरला यहाँ पर टॉप पे। अगला है नेट अटेंडेंस रेशियो। नेट अटेंडेंस रेशियो क्या होती है? टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ एज ग्रुप ऑफ 14 एंड 15 ईयर्स अटेंडिंग स्कूल, यानी कि 14 या 15 साल वाले लोग जो स्कूल अटेंड कर रहे हैं, डिवाइड कर दो टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द सेम एज ग्रुप। उसी एज ग्रुप के चिल्ड्रन को डिवाइड कर दोगे और मल्टीप्लाई आप 100 से कर दोगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई कितने लोग स्कूल अटेंड कर रहे हैं, 14 या 15 साल वाले बच्चे। तो आप देखोगे सबसे ज्यादा केरला में ही आ रहा है वहां, क्योंकि वहां पर लिटरेसी रेट ज्यादा है, तो ऑब्वियस ही बात है कि स्कूल भी लोग ज्यादा जा रहे हैं। हरियाणा में 61% है, सबसे कम बिहार में। तो सबसे कम परफॉर्मेंस आप देखोगे तो बिहार की आ रही है, सबसे बेहतरीन केरला की आ रही है, जबकि पर कैपिटा इनकम के आधार पे तो हरियाणा टॉप पे था। तो इसका मतलब पर कैपिटा इनकम सिर्फ हर जगह मिले, हर जगह नहीं दे सकते। आपको ये भी क्राइटेरिया देखना पड़ता है कई बार, जिसके आधार पे आप एक्चुअल में बता सकते हो कि कौन सी स्टेट डेवलप है
और कौन सी नहीं है। तो सबसे बढ़िया कौन सी, केरला, क्योंकि केरला में सबसे ज्यादा अच्छी खासी प्रोवाइडेड होती है, हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड होती है वहां पर, बहुत अच्छे स्कूल्स प्रोवाइड है, सब कुछ बढ़िया हो। अगला टॉपिक आता है पब्लिक फैसिलिटी। देखो कई बार क्या होता है कि हर चीज, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है यहाँ पर, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मनी इन योर पॉकेट कैन नॉट बाय ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज दैट यू मे नीड टू लिव वेल। पैसे से आप सारे सामान, सारी सेवाएं नहीं खरीद सकते जो भी आपको जीवन जीने के लिए चाहिए। आपको कुछ ऐसी सेवाएं चाहिए होती है जो गवर्नमेंट ही देती है सस्ते में, और कोई नहीं दे सकती। आपने राशन शॉप सुनी होगी। राशन शॉप में आपको अनाज सस्ते में मिल जाता है मार्केट से, गवर्नमेंट देती है। गवर्नमेंट का सिस्टम है, उसे बोलते हैं पीडीएस सिस्टम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पीडीएस, ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें क्या करती है गवर्नमेंट, फार्मर से जो सामान जो है वो सस्ते में, मतलब वहां से महंगे में खरीदती है, बट आपको सस्ते में देती है। ठीक है, फार्मर को बेनिफिट होता है, आपका भी, राशन शॉप के थ्रू, ताकि गरीबों को बेनिफिट हो, राशन कार्ड के थ्रू आपको यहाँ पर राशन शॉप में ला सकते हो। तो वही लिखा हुआ है जैसे कि योर मनी कैन नॉट बाय अ पोल्यूशन फ्री एनवायरमेंट। पोल्यूशन नहीं आपको, ये नहीं आपको मनी से आप पोल्यूशन फ्री एनवायरमेंट खरीद लोगे। पोल्यूशन तो भाई कम करने के लिए आपको बहुत अच्छी खासी सब कुछ, आपको कई बार आपको आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करवानी पड़ेगी गवर्नमेंट के द्वारा, तभी आप कर सकते हो। मेडिसिन नहीं आप अपने आप ले सकते, मेडिसिन चाहिए होगी। ठीक है, मनी में ऑल्सो नॉट एबल टू प्रोटेक्ट यू फ्रॉम इन्फेक्शियस डिजीज। कोई अगर ऐसी बीमारी होगी, वो भी आपको मनी से नहीं, आप ये नहीं कि मनी मनी है तो आपके पास तो आपको कोई बीमारी नहीं होगी, ऐसा नहीं है। तो कुछ चीजें हैं जो गवर्नमेंट को करनी पड़ेगी। अगर गवर्नमेंट पब्लिक फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करेगी तो आप जिंदा नहीं रह सकते, सही से आप लिविंग नहीं कर सकते। तो लिखा हुआ है वही लास्ट में आप देखोगे तो, चिल्ड्रन पर्टिकुलरली गर्ल्स आर नॉट एबल टू गो टू हाई स्कूल बिकॉज गवर्नमेंट सोसाइटी हैज नॉट प्रोवाइडेड एडुकेट फैसिलिटी। कुछ जगह पे तो स्कूल जा ही नहीं पाते बच्चे, क्योंकि गवर्नमेंट फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करती। तो अगर गवर्नमेंट जब तक गरीबों को बेनिफिट प्रोवाइड नहीं करेगी, फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करेगी, तो वो जीवन नहीं जी पाएगी। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गवर्नमेंट को फैसिलिटी प्रोवाइड कर। इसलिए आप देखोगे तो केरला में इतने ज्यादा अच्छी डेवलपमेंट क्यों है, क्योंकि वहां पर बहुत अच्छी खासी हेल्थ फैसिलिटी गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, जिसकी वजह से इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम है। वहां पर लोगों, गवर्नमेंट अच्छे खासे स्कूल्स है, वहां अच्छी एजुकेशन वो गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है। इसलिए पब्लिक फैसिलिटी बोल रहा है, वो देना जरूरी है गवर्नमेंट के द्वारा, तब डेवलपमेंट हो सकती है इससे वहां पर, तभी ये सब चीजें हो रही है, समझ गए। अगला है, अब जैसे हमने समझ लिया कि इनकम के अलावा कुछ क्राइटेरिया होते हैं जिसके आधार पे हम डेवलपमेंट देखेंगे है कि नहीं है, ऐसे ही अब ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट बना रखी है, जिसके आधार पे आप देख सकते हो कि कोई कंट्री डेवलपमेंट उसके अंदर है या नहीं, और वो पब्लिश करता है यूएनडीपी। यूएनडीपी की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट रिपोर्ट। ये आपको अच्छे यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट देती है, जिसके आधार पे आप दे सकते हो कि किसी कंट्री में डेवलपमेंट है या नहीं। जैसे कि हेल्थ और एजुकेशन बहुत अच्छा इंडिकेटर होता है, जो आपने देखा अभी केरला और हरियाणा में, केरला में बहुत अच्छी हेल्थ अच्छी थी, तभी उसकी वजह से केरला डेवलप ज्यादा था। तो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिश करता है यूएनडीपी, जिसके आधार पे आप कंट्री को कंपेयर कर सकते हो तीन आधार पे: एजुकेशन लेवल, हेल्थ स्टेटस, पर कैपिटा इनकम। तीन आधार पे आप देखोगे कि कंट्री डेवलपमेंट है कि नहीं। किसके आधार पे, वहां पर देखोगे एजुकेशन लेवल कैसा है, हेल्थ स्टेटस कैसा है, और पर कैपिटा इनकम कैसी है। ये तीन चीजें देखोगे, उसके आधार पे आप देखोगे कि उस कंट्री में डेवलपमेंट है। ह्यूमन डेवलपमेंट 2020 में आपको पब्लिश करी गई थी, देखो ये आपके सामने है। ठीक है, तो आप देखोगे तो जैसे कि आपके सामने कुछ क्राइटेरिया, सम डाटा है आपका इंडिया और उसके नेबर कंट्री का, तो उसके आधार पे आप देखो, तो आप देखोगे ध्यान से तो श्रीलंका, ग्रोस नेशनल इनकम का मतलब होता है कि जो भी आपने पैसा कमाया देश के लोगों ने, इंडिया से या इंडिया के बाहर से,
ठीक है, उस पे आधार पे देखोगे तो 12,700 कुछ आ रही है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होती है, देखो नीचे लिखा हुआ भी है, एवरेज एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ लाइफ ऑफ अ पर्सन। मतलब जैसे वो पैदा हुआ तब से लेकर जब उसकी डेथ हुई तब तक वो कितना जीवन जिया, उसका एवरेज निकाल लिया। मान लो इतने हैं लोग हैं, मान लो 5 लोग हैं, कोई जिया 50 साल, कोई जिया 40 साल, कोई जिया 30 साल, कोई जिया 80 साल। सबको प्लस कर दो और डिवाइड कर दो कितने लोग हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा कि एवरेज लाइफ कितनी होती है लोगों की। तो वहां पर कितने 77 साल जीते लोग श्रीलंका में, बहुत बढ़िया लाइफ है। स्कूलिंग, मेन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग ऑफ पीपल एज, 25 साल से ऊपर लोग कितने, ठीक है, कितने लोग ऐसे, यानी कि एजुकेशन लेवल कितना है उसका। तो एजुकेशन लेवल देखो 10.6 है। उसमें आप देखोगे 25 या 25 साल के ऊपर लोग कितने स्कूलिंग कंप्लीट कर चुके हैं, तो ये 10.6, ठीक है, आ रहा है। एच डी आई रैंक, एच डी आई क्या होती है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ये बेसिकली एक क्राइटेरिया, इसमें ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में हम रैंक देते हैं कंट्री को, यही 3 आधार पे। और इतने 189 कंट्री में से, 189 कंट्री में से रैंक देते हैं हम, क्योंकि हालांकि 193 कंट्री है, लेकिन कुछ कंट्री, 4 कंट्री ऐसी है जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में नहीं आती। तो उसके आधार पे आप रैंक दोगे तो जितनी जितनी रैंक कम आएगी उतना वो कंट्री बढ़िया है। तो श्रीलंका की 73 रैंक है, जबकि इंडिया के देखोगे तो 130 रैंक है। तो श्रीलंका हमारे से बेहतर है, भले ही हमारे से छोटा देश है बट बेहतर है। पाकिस्तान की 154 है, बांग्लादेश की बेहतर है, आप देखें बांग्लादेश की बेहतर नहीं है, थोड़ा सा बेकार है, हमारे से 134 है। बट फिर भी आप देखोगे श्रीलंका इतना बढ़िया है। तो ये भी बहुत बढ़िया चीज है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि वो कंट्री बड़ी है छोटी है। तो इसलिए इनकम के आधार पे कई बार हम नहीं देखते, ये सब चीजों के आधार पे हम एच डी एफ रैंक देते हैं। ठीक है, लास्ट टॉपिक आता है सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट, सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। तो इसका मतलब है कि आपको डेवलपमेंट तो करनी है, हमने बात करी डेवलपमेंट की बार बार, बट डेवलपमेंट इस तरीके से करनी है हमें कंट्री की, जिससे जो आने वाली जनरेशन है, फ्यूचर जनरेशन, उनको नुकसान ना पहुंचे, उनको उनको भी वो बेनिफिट मिल सके जो हमें मिल रहा है। दैट इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, इसको बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। कि हमें डेवलपमेंट जो करनी है वो हमें ऐसे करने हैं कि फ्यूचर जनरेशन को भी उसका लाभ मिल सके। ठीक है, देखो लिखा हुआ है वही कि वी शुड सर्टेनली लाइक दिस लेवल ऑफ डेवलपमेंट टू गो फर्दर, एट लीस्ट बी मेंटेन फॉर फ्यूचर जनरेशन। कि हमें डेवलपमेंट ऐसी करनी है कि वो हमेशा मेंटेन रहे, कि आने वाली जो जनरेशन है हमारी वो भी उस डेवलपमेंट को यूज कर पाए। जैसे सिंस द सेकेंड हाफ ऑफ 20th सेंचुरी बहुत सारे साइंटिस्ट ने वार्निंग दी है कि हमें प्रेजेंट टाइप लेवल जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा। इसका कुछ एग्जांपल है ग्राउंड वाटर, जैसे ग्राउंड वाटर हमारा खत्म होते जा रहा है धीरे धीरे। 3,000 डिस्ट्रिक्ट में रिपोर्ट करा गया है वाटर लेवल उनका डिक्लाइन हो रहा है 4 4 मीटर ड्यूरिंग द पास्ट 20 ईयर। 20 सालों से वहां पर वाटर लेवल डिक्लाइन हो गया 4 मीटर से। अनदर 25 सालों में वहां पर 60% ऑफ द कंट्री, ठीक है, वुड बी डूइंग द सेम इफ द प्रेजेंट वे ऑफ यूजिंग दिस रिसोर्सेज। कह रहे हैं कि 60% कंट्री के अंदर ऐसा ही चलेगा अगर ग्राउंड वाटर को हमने सेफ नहीं करा गया, क्योंकि ग्राउंड वाटर को बहुत ओवर यूज कर रहे हैं हम। ठीक है, ज्यादातर आप देखोगे पंजाब वेस्टर्न यूपी में बहुत ज्यादा दिक्कत है। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि भैया वहां पर फार्मिंग बहुत होती है, वहां पर बहुत ज्यादा वेस्ट है, लेकिन बहुत ज्यादा करते हैं इसमें। लेकिन ग्राउंड वाटर एक बहुत बड़ा एग्जांपल है। ग्राउंड वाटर इज एन रिन्यूएबल रिसोर्स, ग्राउंड वाटर रिन्यूएबल रिसोर्स है, क्योंकि रिन्यूएबल रिसोर्स क्या होते हैं, जो हम बार बार यूज कर सकते हैं। क्योंकि ग्राउंड वाटर को बार बार पानी को, क्योंकि पानी रेन से भी आ जाएगा, पानी को इस्तेमाल करोगे वो बेसिकली भाप बन के ऊपर उड़ेगा, बारिश आएगी, बारिश से दोबारा पानी आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये तो रिन्यूएबल रिसोर्स है। लेकिन कुछ होते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, जिसको एक बार इस्तेमाल किया बार बार नहीं कर सकते, नॉन रिन्यूएबल। तो जिसको बनने में बहुत टाइम लगता है, जैसे कि पेट्रोल, क्रूड ऑयल, जो आपकी बुक में एग्जांपल है, वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है नीचे। तो उसको अगर आप ज्यादा इस्तेमाल करोगे वो दोबारा वापसी नहीं आएगा, उसको बनने में बहुत टाइम लगता है। तो मैं उसके उसके अलावा बहुत सारे और, तभी आप देखोगे तो आजकल ओला इलेक्ट्रिक बहुत चल रही है, क्योंकि उनको पता है भाई आगे जाके पेट्रोल तो खत्म ही हो जाएगा। ठीक है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी बुक में एक ना
आपकी बुक में क्वेश्चन भी है, वो क्वेश्चन भी कर लेते हैं एंड जाते जाते। जैसे कि आपकी कुछ में क्वेश्चन है, ये वाला टेबल वाला क्वेश्चन कई बार आ जाता है। फॉलोइंग टेबल है, ये आपको शो कर रहा है 15 और 49 ईयर्स के एज ग्रुप का है। बीएमआई, बीएमआई का मतलब होता है बॉडी मास इंडेक्स, बॉडी मास इंडेक्स, बॉडी मास, ठीक है, कि यानी कि वेट, कि हाइट के हिसाब से वेट कितना होना चाहिए। तो नॉर्मल जो है ना, कह रहा है कि भूज बीएमआई इज बिलो नॉर्मल, नॉर्मल नॉर्मल से कम है हमारा 18.5 किलोग्राम। मतलब सॉरी, मैं उल्टा बोल देता मैंने, वेट के हिसाब से, वेट आपको देखना होता है कि भैया हाइट, जितनी आपकी हाइट है उसके हिसाब से आपका वेट कितना होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड बॉडी मास इंडेक्स। तो बेसिकली आपका 18.5 ग्राम, ठीक है, पर मीटर स्क्वायर से कम है, से कम है इंडिया में, ये 15 से 49 ईयर्स में, यानी कि जितनी उनकी हाइट है उसके हिसाब से वेट नहीं है उनका। ये सर्वे हुआ, तो आप देखोगे केरला में मेल है 8.5%, फीमेल ज्यादा है। कर्नाटका में फीमेल ज्यादा है। मध्य प्रदेश में इक्वल इक्वल है। तो देखो, कंपेयर द न्यूट्रिशनल लेवल ऑफ पीपल इन केरला एंड मध्य प्रदेश। कंपेयर करना है कि भैया केरला और मध्य प्रदेश में न्यूट्रिशन में कितना होगा। तो आप ध्यान से देखोगे, बेसिकली क्वेश्चन को आप ध्यान समझोगे तो ये जो परसेंटेज आपको गिवन है ना, ये इसकी गिवन है कि ऐसे कितने लोग हैं जिसके बीएमआई नॉर्मल से कम है। तो केरला में देखो कम परसेंट है, मेल में सिर्फ 8.5% है, फीमेल में 10% है। लेकिन मध्य प्रदेश में 28% ऐसे लोग हैं मेल के और फीमेल के अंदर जिनका बीएमआई कम है। तो वो कह रहे हैं कि न्यूट्रिशन लेवल आप कंपेयर करो केरला और मध्य प्रदेश का, तो ऑब्वियस सी बात है केरला में न्यूट्रिशन लेवल अच्छा खासा होगा, क्योंकि अच्छा खासा न्यूट्रिशियस फूड खाओगे आप। न्यूट्रिशन अगर आपको अच्छा खासा मिलेगा तभी तो आपका वेट ज्यादा होगा। तो ऑब्वियस ही बात है, तो इसमें मतलब केरला में न्यूट्रिशन लेवल अच्छा है, वहां पर लोग अच्छा खासा आपको न्यूट्रिशन मिलता है, न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, विटामिन मिलते हैं, प्रोटीन होता है। लेकिन मध्य प्रदेश में इसका मतलब न्यूट्रिशन लेवल अच्छा नहीं है, लोग फालतू का सामान खाते हैं, उसमें न्यूट्रिशन नहीं होता। ये लिखना है आपने। फिर अगला कह रहा है कि कैन यू गेस, अगला कह रहा है कैन यू गेस व्हाई अराउंड 1/5 ऑफ द पीपल इन द कंट्री आर अंडर नरिश्ड। वहां मतलब वो कुपोषण का शिकार है। ऐसा क्यों है कि मतलब 1/5 लोग अंडर नरिश है। और अगर वो कह रहा है कि इवन तो इट इज आर्ग्यूड दैट देयर इज इनफ फूड इन द कंट्री, डिस्क्राइब इन और वर्ड। कह रहा है कि क्या आप ये आर्ग्यू करते हो कि भाई, कि भैया हमारे कंट्री में तो मतलब ये कह रहा है कि हम तो आर्ग्यू करते हैं, हमारे कंट्री में फूड तो बहुत बढ़िया है, फिर भी ऐसा क्यों है। तो भैया ऐसा इसलिए है, आप अपने लैंग्वेज में क्या लिखोगे, क्योंकि जो हमारा पीडीएस सिस्टम है वो बहुत बढ़िया नहीं है, हर जगह पे नहीं है। हमारे कंट्री में पुअर लोग अफोर्ड नहीं कर पाते न्यूट्रिशियस फूड को, बढ़िया सामान खा नहीं पाते, ठीक है ना। हमारी कंट्री में अच्छी खासी पब्लिक फैसिलिटी भी सही नहीं है, जो प्रोवाइड नहीं करती फूड ऐसे सही से, जो चेक नहीं करती। तो ये सब लिखना है। आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा, तो वीडियो को लाइक करिए। पूरा चैप्टर आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।